ये वाला जो मदरबोर्ड देख रहे हो भाई, इसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि चार M.2 का स्लॉट लगा हुआ है। और वहीं पर इस बेचारे के पास एक भी M.2 का स्लॉट नहीं लगा हुआ है। इसमें हमें ट्रेडिशनल SATA SSD के थ्रू इसे चलाना पड़ता है। पर क्या हम इस पुराने से मदरबोर्ड में M.2 स्लॉट ऐड कर सकते हैं क्या? यस, उसके लिए हमें एक अडाप्टर की जरूरत पड़ेगी। और बड़ी जल्दीबाजी मैंने इसके फाड़ दी थी। तो ये है तुम्हारा M.2 NVMe PCIe, यानी कि ये हमारे इस मदरबोर्ड के X4 स्लॉट में जा सकता है और यहाँ पर हम लगा सकते हैं M.2 NVMe SSD। अब इसके बॉक्स पे तो भाई मेंशन कर रखा है इन्होंने PCIe 4.0 और 3.0 दोनों, और मैं सोच रहा हूँ क्यों इसमें Zen 4 वाला ही SSD लगा दे, जो कि मेरे पास एक SanDisk का 1 TB का Zen 4 वाला SSD है और ये अडाप्टर PCIe X4 कम से कम रहना चाहिए, उसमें जाएगा। और हमारे इस मदरबोर्ड में X16 और X4 वाला, तो X16 वाले पे हम रहने देते हैं। अब इसे ऑन करके देखते हैं कि क्या ये डिटेक्ट कर पाता है और कितनी स्पीड हमें आखिर मिलेगी। बाय द वे मैंने इसको अभी SATA SSD से बूट किया है, तो लेट्स सी कि ये हमारा डिटेक्ट होता है कि नहीं। तो हमारा ये Zen 4 NVMe SSD इस अडाप्टर के थ्रू हमारे इस पीसी में डिटेक्ट तो हो चुका है भाई, पर क्या हम इसके थ्रू इसे बूट कर सकते हैं? क्योंकि अगर बूट नहीं कर सकते हैं तो उतना फायदा नहीं होगा इसे। पर सबसे पहले हम इसकी स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। तो भाई स्पीड टेस्ट में बहुत ही कम स्पीड आ रही है, ऑलमोस्ट 1.5 Gbps का रीड एंड राइट स्पीड बहुत ही कम है, जबकि इस SSD की स्पीड है 6 to 7 Gbps भाई। चलो एक बार इसे इस फुल PCI X16 वाले स्लॉट में चेक करते हैं। तो मुझे लगा कि भाई ये अडाप्टर PCI 3.0 को ही सपोर्ट करता है इसके वजह से, पर मुझे याद आया कि इस पीसी में जो PCIe X16 का स्लॉट दिया हुआ है भाई, ये खुद ही 3.0 पे है। अब ये जानने के लिए कि भाई ये अडाप्टर PCIe 4.0 को सपोर्ट करता है कि नहीं, भाई हम ऐसे वाले मदरबोर्ड में टेस्ट कर लेते हैं जिसमें PCIe 4 इवन 5 तक का सपोर्ट है। और ये दोनों जो स्लॉट है PCIe 4.0 X4 लेन पर चलते हैं। तो एक काम करते हैं, हम इस मेन वाले स्लॉट में अपना टेस्ट कर लेते हैं भाई, जिससे हमें इस अडाप्टर की ट्रू स्पीड का पता चल जाएगा। ओके, तो हमने इसे लगा दिया है। अब एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो हमारा ये जो अडाप्टर है भाई, ये PCIe 4.0 को सपोर्ट करता है। हमने बहुत सारे इस पे टेस्ट किए। अगर इसके थ्रू हम इस पुराने से पीसी में अगर इसको हम बूट कर पाते हैं तो भाई पुराने पीसी की स्पीड हम काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। तो फाइनल चैलेंज तो वही है। अब ChatGPT के अकॉर्डिंग भाई अगर 2014 से पहले का पीसी है तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है, पर अगर उसके बाद का ये पीसी है तो भाई ये आराम से। प्रॉब्लम ये है भाई, ये वाला पीसी 2012 या 13 का है। पर इसने एक और चीज बताया कि इसका एक मॉडिफिकेशन तुम कर सकते हो। तो पहले हम इजी वाला मेथड चेक कर लेते हैं भाई कि क्या ये डिटेक्ट कर पाता है या नहीं। तो हमने इसमें दूसरा NVMe SSD लगा के देखा जिसमें ऑलरेडी विंडोज इंस्टॉल था और अनफॉर्चुनेटली भाई ये वर्क नहीं किया। मतलब तुम्हारे पास अगर पुराना पीसी है जिसमें M.2 का स्लॉट नहीं है भाई, जस्ट तुम नहीं कर सकते। पर रुक जाओ भाई, इस दुनिया में हर चीज का जुगाड़ है और उसके लिए हमें कुछ जुगाड़ की जरूरत होगी। पहला तो वो NVMe SSD जिसमें तुम विंडोज इंस्टॉल किए रहोगे या फिर तुम बाद में भी कर सकते हो, और उसके अलावा हमें एक SATA SSD या फिर हार्ड ड्राइव जो कि ऑलरेडी हमारा SATA पे उस पर रन होगा की जरूरत पड़ेगी, बस एक छोटे से काम के लिए। उसके बाद हमें एक 8 GB का पेन ड्राइव चाहिए होगा और एक क्लोवर बूट लोडर जिसके थ्रू हम इसको अंजाम देंगे। अब इसका प्रोसेस थोड़ा सा हम जल्दी में समझ लेते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी तो पूरा देख के जाना। तो सबसे पहले हम अपना USB बूटेबल बना लेते हैं। इसको तुम अपने रूफस में एज FAT32 फॉर्मेट कर देना जिससे ये बूटेबल हो जाएगा। कुछ भी कॉपी नहीं करना है अभी। उसके बाद हमें जाना है गूगल पर और सर्च करना है क्लोवर EFI बूट लोडर। वहां से तुम्हें इसका जिप फाइल डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट करने के बाद तुम्हें दिखेगा इसमें EFI फोल्डर। इसको तुमको उस USB ड्राइव में बस कॉपी करना है, सिर्फ इसी फोल्डर को। हाँ, इस EFI फोल्डर के अंदर भी तुम्हें कुछ फोल्डर दिखेंगे जैसे बूट और क्लोवर, और इस क्लोवर वाले फोल्डर के अंदर भी तुम्हें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर जाते जाना ड्राइवर और उसके बाद UEFI, और उसके बाद हमें इसमें 2 फाइल चाहिए जो कि तुम्हें एक नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ तुम्हें इंग्लिश DXE का ही फाइल मिलेगा और उसके साथ साथ हमें NVMe Express DXE.EFI फाइल की जरूरत पड़ेगी जो कि तुम गूगल से डाउनलोड करके यहाँ कॉपी कर दोगे। इसके बाद हमारा USB ड्राइव रेडी हो चुका है। अपने NVMe SSD को इस अडाप्टर में लगाने के बाद उस PCIe स्लॉट में लगा देना जो भी तुम्हारे अवेलेबल हो पीसी में। पेन ड्राइव को भी लगा देना और उसके साथ साथ एक SATA SSD या SATA हार्ड ड्राइव को भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। जैसे ही तुम अपना पीसी ऑन करोगे F12 का बटन दबाकर बूट मेन्यू वाले ऑप्शन में आ जाना और यहाँ हमें बूट करना है उस USB ड्राइव के थ्रू, और यहाँ पर हमें दिखेगा क्लोवर का पेज। और जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया, बूम, हमारा पीसी NVMe SSD भाई एक फास्ट SSD के थ्रू बूट हो चुका है। हर कुछ बहुत ही फास्ट खुल रहा था, काफी रिस्पॉन्सिव था। पर ये हमारा सिर्फ अभी USB में है, अभी एक प्रोसेस करना बाकी है। अब हमारे उस USB ड्राइव में जो EFI वाला फोल्डर था हमें उसे कॉपी कर देना है उस हार्ड ड्राइव में जिसका हमने एक अलग से पार्टीशन बना लिया था। इसके बाद हमें एक और काम करना है कि हमें बूट सीक्वेंस में सबसे पहले उस हार्ड ड्राइव या SSD को उसे सबसे ऊपर में कर देना है। इसका बायोस क्या करेगा, उस वाले फाइल के थ्रू उसे डिटेक्ट करेगा कि हाँ इसमें एक NVMe SSD लगा है और जिसके थ्रू ये आराम से
बूट हो जाएगा। और इसके बाद तुम अपना यूएसबी ड्राइव निकाल सकते हो, पर इसके लिए तुमको हमेशा उस एसएसडी को इसके साथ लगा के रखना पड़ेगा, तभी ये हमेशा बूट होगा, वरना ये वर्क नहीं करेगा भाई। तो क्या ये वर्थ है कि भाई NVMe SSD को अपने इतने पुराने पीसीज में लगाना? तो भाई मैं बोलूंगा कि यस, सिर्फ 500 का ये अडाप्टर मिलता है भाई। और अगर तुम्हारे पास NVMe SSD पड़ा है तो तुम अपने इस ट्रेडिशनल SATA SSD से 1.5 गुना अधिक स्पीड ले सकते हो, अगर तुम्हारे में PCIe 2.0 का स्पीड है तो। और अगर 3.0 है तो भाई उसे 3.5 कर दो। अब तुम पूछोगे भाई गेम्स में FPS मिलेंगे कि नहीं, कितने बढ़ेंगे? तो भाई गेम्स में FPS इससे नहीं बढ़ते हैं, तुम्हारे गेम्स का लोडिंग टाइम कम हो जाएगा, वो थोड़ा फास्ट लोड होगा और तुम्हारा पूरा पीसी काफी रेस्पॉन्सिव फील होगा। प्रोडक्टिविटी वाले टास्क में भी काफी हेल्प मिलेगी इस NVMe से। और इसका फायदा एक और जगह है कि तुम एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए NVMe का एनक्लोजर खरीदने से बढ़िया ये वाला अडाप्टर खरीद लो। तो हाँ, एक सस्ता सा पुराने पीसीज के लिए काफी अच्छा जुगाड़ है।